आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स का लेसन 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम वैश्वीकरण का अर्थ समझ लेते हैं। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरे विश्व का एकीकरण करना, विश्व को एक करना। तो वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। अर्थव्यवस्था यानी उन सभी वस्तुओं का उत्पादन जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उन सभी वस्तुओं का मूल्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है जब हम अपने उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन केवल अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ना करके उनको अन्य देशों में निर्यात करने के लिए भी करें, और जिसकी वजह से किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाता है। इसे वैश्वीकरण का नाम दिया गया है। इसी चैप्टर में एक दूसरा वर्ड आपका आता है उदारीकरण। उदारीकरण जैसा कि नाम से ही आपको पता है, उदार होना यानी किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक ना होना, प्रतिबंध ना होना। तो उदारीकरण का अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार द्वारा देशों के बीच में व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाना। यानी कोई भी किसी अन्य देश अगर किसी देश में आकर व्यापार करना चाहता है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना उदारीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। तीसरा इसमें जो मुख्य बिंदु है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसे हम MNC कहते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि MNC की फुल फॉर्म क्या है। MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टी मतलब बहु, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं यानी ब्रांचेस खोलती हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो किसी अन्य देश में आकर वहां पर पूंजी लगाती हैं, निवेश करती हैं और वहां पर अपना ब्रांचेस खोलती हैं। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। भारत में बहुत सी ऐसी ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे कि आपकी होंडा कंपनी है, आपकी फॉक्सवैगन, कारों की जितनी भी कंपनियां हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इसके अलावा आपकी विप्रो, पेप्सी, कोका कोला, ये सभी कंपनियां जो हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के क्या तरीके होते हैं, यानी ऐसे वो कौन से तरीके बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनाती हैं जिससे कि वो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं। तो सबसे पहले है कि स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। संयुक्त रूप से उत्पादन करना यानी पहला तरीका। ऐसे कौन से तरीके हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उत्पादन के साधनों पर अपना कंट्रोल कर लेती हैं, नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं। तो जो किसी भी देश की स्थानीय कंपनियां हैं, वहाँ की घरेलू कंपनियां हैं, उनके साथ संयुक्त रूप से उनके साथ मिलकर उत्पादन करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशक के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। अब कोई स्थानीय कंपनी क्यों निवेश कराना चाहेगी, उसका क्या फ़ायदा हो जाता है? उसको एक तो अतिरिक्त निवेश मिल जाता है, उसको पूंजी मिल जाती है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, धन मिल जाता है, और नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी न्यू टेक्नोलॉजी उसे प्राप्त हो जाती है। स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। दूसरा तरीका क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अपनाती हैं? पहला तो है कि संयुक्त रूप से जो स्थानीय कंपनियां उनके साथ मिलकर ही निवेश करती हैं, उत्पादन करती हैं। दूसरा तरीका है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो छोटी छोटी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं और उसके बाद अपने उत्पादन का प्रसार करती हैं, उन्हें बड़ा कर लेती हैं। तीसरा तरीका ये है कि वो किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करती हैं, बल्कि जो छोटे उत्पादक हैं, जो स्थानीय कंपनियां हैं, उन्हीं को ऑर्डर देती है और फिर उस माल को अपने देश में जाकर बेचती है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं, जिससे दूर दूर स्थानों तक फैला उत्पादन
परस्पर संबंधित हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या हो रहा है? विश्व का एकीकरण हो रहा है। जितनी भी स्थानीय कंपनियों के साथ वो साझेदारी पार्टनरशिप करती हैं, आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करके यानी कंपटीशन करके या उन्हें खरीद कर। कौन से तरीके हैं? पहला, उनके साथ साझेदारी करके यानी उनके साथ पार्टनरशिप करके। दूसरा तरीका है कि स्थानीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे, यानी यहाँ पर वो निवेश भी करेंगे। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अच्छी तकनीक का प्रयोग करती हैं तो उनके साथ कंपटीशन में स्थानीय कंपनियाँ पिछड़ जाती हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन्हें खरीद भी लेती हैं। इन सब के द्वारा वे उत्पादन के साधनों पर अपना प्रभाव जमा रही हैं, यानी उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती जा रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती हैं। अब है विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। विदेश व्यापार क्या होता है? विदेशी व्यापार और एक वर्ड आता है आपका विदेशी निवेश। विदेशी व्यापार जब होता है जब आप दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का आयात या निर्यात करें, यानी वस्तुओं का निर्माण आपके देश में ही हो रहा है लेकिन आप निर्मित वस्तुओं का आयात या निर्यात दूसरे देशों में कर रहे हैं, तो इसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। इसके विपरीत विदेशी निवेश करना यानी पूंजी लगाना, यानी आप किसी देश में जाकर वहाँ पर भूमि खरीदेंगे, वहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, निवेश करेंगे और वहीं के संसाधनों से वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। इसे जो है विदेशी निवेश का नाम दिया गया है। तो विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। विदेशी व्यापार करने से किस प्रकार विभिन्न देशों के बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है, यानी वैश्वीकरण किस प्रकार हो रहा है। सबसे पहला कि एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तुओं व सेवाओं का आयात और निर्यात करने से बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है। वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है और बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अगर उपयोगिता पूछी जाए तो ये सबसे बड़ी उपयोगिता है कि वस्तुओं के विकल्प यानी चॉइस, लोगों के पास वस्तुएं की चॉइस बढ़ जाती है। जैसे अगर माना जाए एक फ़ोन है, फ़ोन के लिए बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एप्पल है, आपका वीवो है, आपका रेडमी है, आपका सैमसंग है, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अगर इन लोगों यहाँ पर भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना निवेश करती हैं और वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तो ग्राहक जो है, उपभोक्ता है, कस्टमर को बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं कि वो कौन सा विकल्प चुने, किस चीज़ को, कौन से फ़ोन को चूज़ करें। इसे कहते हैं कि वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाज़ारों में एक ही वस्तुओं का मूल्य एक समान होने लगता है। दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और इस प्रकार व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे सहायता करती हैं या उनकी उपयोगिता क्या है, वो वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायक हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से वस्तुओं के आयात निर्यात होता है, एक दूसरे का बाज़ारों में आवागमन होता है। इससे और क्या फ़ायदा होता है कि संस्कृति का पता चलता है, एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है, ये भी वैश्वीकरण का फ़ायदा है। और बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं और प्रतिस्पर्धा होने के कारण एक दूसरे से कंपटीशन होता है। इससे वस्तुओं का जो क्वालिटी है जो वस्तुओं की वो बढ़ जाती है और व्यापार जो है विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ता है और जिससे एकीकरण होता है। अब कई बार ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दूसरे देशों में जाकर व्यापार करना आसान हो या हर देश इसकी परमिशन ले। जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारत में विदेशी व्यापार की अनुमति नहीं दी गई थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जब स्वतंत्रता के समय हमारे घरेलू उद्योग जो थे वो इतने फले फूले नहीं थे। हमारे यहाँ के उद्योग जो थे वो पश्चिमी देशों के उद्योग तकनीकी से पिछड़े हुए थे। यानी अगर उस समय बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आती
तो वो यहाँ की जो स्थानीय कंपनियां हैं वो उनके साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं कर पाती और वो पिछड़ जाती। इस वजह से व्यापार अवरोध लगाए जाते हैं। तो व्यापार अवरोध क्या होता है? व्यापार अवरोध का मतलब है कि वे नियम और कानून जो देशों के आयात और निर्यात पर अंकुश यानी प्रतिबंध लगाते हैं, रोक लगाते हैं। अंकुश यानी रोक लगाना। तो वे नियम तथा कानून जो देशों के आयात और निर्यात यानी व्यापार पर रोक लगाते हैं, उन सभी नियमों को व्यापार अवरोधक कहा जाता है। इनका महत्व क्या है? क्यों व्यापार अवरोधक लगाए जाते हैं? सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। जैसे अभी हालात के उसमें देखे जाएं तो व्यापार अवरोध जो है वो चाइना से लगाया गया है। चाइना की वस्तुएं अगर हमारे बाज़ारों में आती हैं तो हमारी स्थानीय जो कंपनियां हैं उनकी वस्तुएं उनसे वो सस्ती, चाइना की वस्तुएं सस्ती हैं तो हमारी वस्तुएं उनसे पिछड़ जाती हैं, कंपटीशन नहीं कर पाती, क्योंकि कोई भी ग्राहक जो है वो सस्ती वस्तुएं खरीदना चाहेगा। तो सरकार को चाहिए कि व्यापार अवरोधक लगाए जिससे कि हमारे स्थानीय जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, वो भी फले फूले। तो सरकार व्यापार अवरोध लगाती है जब विदेशी व्यापार में या तो वृद्धि करनी हो या उसमें विदेशी व्यापार में कटौती करनी हो, या किस प्रकार की वस्तुएं जो हैं हमारे देश में आयातित की जाएं, इसके लिए सरकार व्यापार अवरोध लगाती है, यानी ऐसे नियम बनाती है जिससे कि वस्तुओं की आयात और निर्यात पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र, केंद्र एवं राज्य सरकारें द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण यानी स्टोरेज, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो, उसे आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार के आर्थिक क्षेत्र जो है सरकार विकसित करती है जहाँ पर वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हों जो किसी भी उद्योग को शुरू करने में सहायक हो। ये आपने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि उद्योगों की अवस्थिति के लिए कौन से कारक लाभदायक हैं। तो ऐसे सुविधाओं की विकास करना सरकार चाहती है ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश की तरफ आकर्षित हों। भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला, स्थानीय और जो विदेशी उत्पादक हैं उनके बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। हमारे जो घरेलू उद्योग हैं और जो विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होने से हर जो उद्योगपति है वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहता है, जिसके कारण उपभोक्ता को अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं और वो उसका लाभ हो रहा है। दूसरा, वैश्वीकरण से फायदे हैं। उपभोक्ताओं को के समक्ष सब ज़्यादा अधिक विकल्प प्रस्तुत हो गए हैं। विकल्प यानी चॉइसेस। मैंने पहले भी बताया कि जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां किसी वस्तु का उत्पादन करती हैं तो उनके ग्राहकों के पास, उपभोक्ताओं के पास चॉइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, उनके पास अधिक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। जब ज़्यादा चॉइसेस हो जाती हैं तो हर कोई अपने प्रोडक्ट को, अपनी वस्तु को बेचने के लिए उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है और प्राइस को, कीमत को कम कर देता है, जिससे फ़ायदा किसको हो रहा है? उपभोक्ताओं को। तीसरा जो लाभ है वो है विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। किसी भी देश का विकास का स्तर तभी मापा जाता है जब उनमें विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो विश्व का एकीकरण का भारत पर प्रभाव ये पड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हुई हैं और यहाँ पर विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है।
जब बहुत सारी कंपनियां आकर किसी देश में अपना रोज़गार लगाती हैं, अपनी कंपनियां खोलती हैं, तो उस देश का फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पर रोज़गार के नए नए अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। तो चौथा लाभ जो भारत में वैश्वीकरण का पड़ा है वो है उद्योग और सेवाओं में नए रोज़गार उत्पन्न हुए हैं। शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश कर अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। जो पांचवा लाभ है वो है कि विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने से हमें जो है वो नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी न्यू टेक्नोलॉजी का ज्ञान हुआ है। बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया गया है। भारत में जब विदेशी निवेश बढ़ेगा और यहाँ पर नई तकनीक का विस्तार होगा तो भारत की भी जो कंपनियाँ हैं वो भी उभरती हैं और उनका क्वालिटी भी बढ़ती है। सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। और वैश्वीकरण से सबसे अधिक जो लाभ हुआ है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को हुआ है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है? यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके मोबाइल फ़ोन्स, ये सभी सूचना एवं प्रौद्योगिकी में आते हैं। आपके टीवी, सैटेलाइट्स, आपके रेडियो, ये सभी कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के भाग हैं। तो विश्व का एकीकरण होने से, वैश्वीकरण होने से जो सबसे अधिक लाभ हुआ है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों में हुआ है और वहाँ पर नए अवसरों में वृद्धि हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? ये सभी हमने पढ़ा कि सब या तो वो उनके साथ पार्टनरशिप करके साझेदारी करके संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, या स्थानीय कंपनियों को खरीदकर बाद में उत्पादन का प्रसार करती हैं, या छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देकर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। विदेश व्यापार क्या है और विभिन्न देशों के बाज़ारों के एकीकरण में यह किस प्रकार मदद करता है? विदेशी व्यापार क्या है? जब यानी वस्तुओं के आयात और निर्यात को विदेशी व्यापार कहा जाता है। जब एक देश दूसरे देश के साथ वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। और इससे क्या होता है? इससे एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में वस्तुओं का आवागमन बढ़ जाता है, बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं और वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आती है। विभिन्न उत्पादक एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके और बाज़ारों को एकीकरण करने में सहायता मिलती है। व्यापार अवरोधक क्या है? यानी सरकार द्वारा दूसरे देशों से व्यापार करने पर या आयात और निर्यात पर लगाए गए रोक को व्यापार अवरोधक कहते हैं। और सरकार व्यापार अवरोधकों का प्रयोग जो है वो निवेश को बढ़ाने में या स्थानीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र है यानी वह क्षेत्र जहां सरकार विभिन्न सुविधाओं का विकास करती है। कौन सी सुविधाएं? बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाओं का विकास करती है ताकि विदेशी कंपनियां जो हैं वो उस क्षेत्र में अपना उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हों। ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। सरकार इनकी स्थापना क्यों करती है? विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए करती है। और भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? ये अभी हमने किया कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है। सबसे कि विदेशी और स्थानीय जो उद्योग हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होने से जो कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको लाभ मिला है, उनको अधिक विकल्प मिले हैं
चॉइसेस उनके पास ज़्यादा हो गई हैं, जिसके कारण वस्तुओं की क्वालिटी यानी गुणवत्ता में सुधार हुआ है और कीमत कम हुई है। इसके अलावा भारत में वैश्वीकरण से विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। नए नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसमें नए नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। भारत में वैश्वीकरण से नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसका ज्ञान हुआ है, जिसका लाभ जो है भारतीय कंपनियों को मिला है और उन्हें उभरने में सहायता मिली है। सबसे अधिक भारत में वैश्वीकरण का लाभ जो है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों को मिला है। वहाँ पर नए अवसरों का विकास हुआ है। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।